नमस्कार। आज हम भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल चुनौती पर बात करेंगे, जल प्रबंधन और संरक्षण। हमारा मकसद है पानी के महत्व को समझना, ये जानना कि भारत में पानी की कमी आखिर है क्यों और इससे निपटने के लिए क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं। नमस्कार। तो चर्चा की शुरुआत इस मूल विचार से करते हैं कि जल ही जीवन का आधार है। बिल्कुल, ये तो हम सब जानते हैं ना। पानी के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सही बात है। ये हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम्स को सहारा देता है, जिसमें सभी वनस्पतियां और जीव जंतु शामिल हैं, और ये एक तरह का पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है। और इसका इंसानी विकास से तो सीधा सीधा संबंध है। जैसे कृषि को ही ले लीजिए, खाद्य उत्पादन के लिए सिंचाई वो तो पूरी तरह से पानी पर ही निर्भर है। हाँ, और सिर्फ कृषि ही क्यों, उद्योगों में भी। उद्योगों में इसका उपयोग विनिर्माण प्रक्रियाओं, कूलिंग और कच्चे माल के रूप में होता है। ऊर्जा उत्पादन में पनबिजली और थर्मल पावर प्लांट की कूलिंग के लिए पानी बहुत जरूरी है। और हमारे दैनिक जीवन में तो है ही। हाँ, पीने, खाना पकाने, सफाई और स्वच्छता के लिए तो पानी अनिवार्य है ही। देखिए, यहाँ एक दिलचस्प संदर्भ समझना जरूरी है। वैश्विक स्तर पर पृथ्वी की लगभग 71% सतह पानी से ढकी है, लेकिन इसका केवल 2.5% ही ताज़ा पानी है। सिर्फ 2.5%? हाँ, और उस ताज़े पानी का भी बहुत छोटा सा हिस्सा ही हमारे उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध है। और भारत के संदर्भ में ये स्थिति कैसी है? भारत के संदर्भ में जल संसाधनों का वितरण बहुत असमान है, मतलब हाईली अनइवन। ये स्थानिक रूप से यानी अलग अलग क्षेत्रों में और अस्थायी रूप से मतलब अलग अलग मौसमों में दोनों ही तरह से असमान है। अच्छा, इसीलिए हमें कहीं बाढ़ और कहीं सूखा देखने को मिलता है। बिल्कुल, इसी वजह से हमें कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और दूसरों में सूखे की स्थिति एक साथ देखने को मिलती है। तो चलिए इस कमी के मुद्दे को और गहराई से समझते हैं। पानी की कमी का मतलब सिर्फ ये तो नहीं है कि पानी भौतिक रूप से कम है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उपलब्ध जल संसाधनों की अत्यधिक मांग और उससे भी ज्यादा खराब प्रबंधन के कारण होती है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो है जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। हाँ, वो तो जाहिर है। बढ़ती आबादी से घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी की मांग सीधी सीधी बढ़ती है। और दूसरा है शहरीकरण और औद्योगिकरण, मतलब अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। शहर और उद्योग ये दोनों ही बड़ी मात्रा में पानी की खपत करते हैं और अक्सर ताजे पानी के स्रोतों को प्रदूषित भी कर देते हैं। और तीसरा कारण शायद सबसे महत्वपूर्ण है, कृषि। हाँ, तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कारण है कृषि में अत्यधिक दोहन। सिंचाई में भारत के 70% से अधिक ताजे पानी की खपत होती है, खासकर अधिक पानी की खपत वाली फसलों और वो जो बाढ़ सिंचाई जैसी अप्रभावी विधियां हैं उनके उपयोग से। यहाँ पर मॉनसून की भूमिका भी तो बहुत अहम है। बिल्कुल। चौथा कारण है असमान वर्षा। हम मॉनसून पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं और ज्यादातर बारिश कुछ ही महीनों में हो जाती है। तो ज्यादातर पानी बहकर निकल जाता होगा। हाँ, रन ऑफ हो जाता है। पांचवा कारण है भूजल का अत्यधिक दोहन। ट्यूबवेल और बोरवेल वाला मामला। जी, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और बोरवेल के अत्यधिक उपयोग से जल स्तर मतलब भूमिगत जल का स्तर उसमें चिंताजनक गिरावट आई है। और छठा कारण है जल प्रदूषण, मतलब जो पानी है भी वो इस्तेमाल के लायक नहीं है। सही पकड़ा। औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि रसायन और घरेलू सीवेज से होने वाला प्रदूषण पानी को उपयोग के लायक नहीं छोड़ता। तो भारत के कौन से क्षेत्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? देखिए, पानी की कमी से प्रभावित क्षेत्रों में सबसे पहले तो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र आते हैं, जैसे पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से। ठीक है। फिर कृषि की दृष्टि से सघन क्षेत्र, जहां भूजल स्तर गिर रहा है, जैसे पंजाब और हरियाणा, गाना के कुछ हिस्से। और हाँ, वे क्षेत्र जहां पानी की गुणवत्ता खराब हो गई। तो इन सब का मतलब क्या है? हमें संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है कि पानी एक सीमित और असुरक्षित संसाधन है। फाइनाइट एंड वल्नरेबल रिसोर्स। संरक्षण ये सुनिश्चित करता है कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतें पूरी हों, जिसे हम अंतर पीढ़ीगत समानता या इंटरजेनरेशनल इक्विटी कहते हैं। और ये बाढ़, सूखे जैसी समस्याओं में भी मदद करता होगा। बिल्कुल, यह बाढ़, सूखा और जल प्रदूषण जैसी समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है। इसलिए संरक्षण, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसकी कुंजी है।
ठीक है, तो इस समस्या से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर क्या किया जा रहा है? यहीं पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात आती है ना? हाँ, बहुउद्देशीय परियोजनाएं बड़े पैमाने की परियोजनाएं हैं। इनमें एक ही बुनियादी ढांचे से पानी का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए करने हेतु नदियों पर बांध बनाना शामिल है। तो इनके प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं? मतलब एक प्रोजेक्ट से क्या-क्या हासिल करने की कोशिश की जाती है? इनके मुख्य उद्देश्य हैं एक तो सिंचाई, इरिगेशन, फिर जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर उत्पादन, बिजली बनाना। हाँ, फिर बाढ़ नियंत्रण, फ्लड कंट्रोल, घरेलू और औद्योगिक जलापूर्ति, यहाँ तक कि अंतर्देशीय नावेभन मतलब इनलैंड नेविगेशन भी, और मनोरंजन भी, जैसे पर्यटन और मत्स्य पालन। अच्छा, एक ही प्रोजेक्ट से इतना कुछ। भारत में कुछ प्रमुख परियोजनाओं के उदाहरण क्या हैं? भारत में कई बड़ी परियोजनाएं हैं, जैसे भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। फिर दामोदर घाटी परियोजना है दामोदर नदी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल में। हीराकुंड है महानदी पर उड़ीसा में। सरदार सरोवर है नर्मदा नदी पर। और टिहरी भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। तो इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के फायदे क्या-क्या हैं? यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये है कि एक ही प्रोजेक्ट कई समस्याओं का समाधान करता है। जैसे? एक तो सिंचाई सहायता, यह सूखे क्षेत्रों में कृषि को सक्षम करने के लिए सिंचाई के लिए नियमित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। फिर जल विद्युत शक्ति, यह स्वच्छ नवीकरणीय जल विद्युत उत्पन्न करता है। बाढ़ नियंत्रण में भी मदद करता है। घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी देता है। सूखा प्रवण क्षेत्रों का समर्थन करता है और नौवहन और पर्यटन के अवसर भी पैदा करता है। लेकिन यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। इन बड़े बांधों से जुड़ी कुछ समस्याएं भी तो होंगी। मतलब सब कुछ इतना अच्छा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, आपने सही नस पकड़ी है। इन बड़ी परियोजनाओं के कई नकारात्मक पहलू भी हैं, जिन्हें हम मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। अच्छा, वो क्या है? पहली है पर्यावरणीय क्षति, एनवायरमेंटल डैमेज। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई होती है। जैव विविधता का नुकसान होता है। नदी का जो प्राकृतिक प्रवाह है वो टूट जाता है। और वो गाद वाली समस्या भी तो है। हाँ, तलछट माने सेडिमेंट्स के फंस जाने से उपजाऊ गाद का भाव रुक जाता है और जलाशय की क्षमता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। ये तो पर्यावरण की बात हुई। सामाजिक मुद्दे भी तो हैं। हाँ, दूसरी श्रेणी है सामाजिक मुद्दे। स्थानीय समुदायों का, विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है। इससे आजीविका बाधित होती है और पुनर्वास की गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। और पैसा, आर्थिक मुद्दे। तीसरा है आर्थिक मुद्दे। इनके निर्माण की लागत बहुत बहुत ज्यादा होती है। और चौथी श्रेणी? चौथी है राजनीतिक संघर्ष और सामाजिक आंदोलन। राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद होते हैं। उधर गोदावरी और कावेरी विवाद। और आंदोलन, हाँ, प्रभावित लोगों के विरोध ने नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे बड़े आंदोलनों को जन्म दिया है। तो बड़े बांधों के अलावा संरक्षण के और क्या तरीके हैं? हाँ, कई पारंपरिक और आधुनिक तकनीकें हैं। इनमें सबसे प्रमुख है वर्षा जल संचयन, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अच्छा, ये क्या है? यह भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल को छतों या सतह के बहाव से इकट्ठा करने और संग्रहित करने की एक तकनीक है। बहुत सरल पर बहुत प्रभावी। और इसके उद्देश्य क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य हैं, एक तो भूजल स्तर को रिचार्ज करना, पानी की कमी को कम करना, घरेलू उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराना और सतही बहाव और बाढ़ को कम करना। भारत में इसके कुछ पारंपरिक उदाहरण क्या हैं? क्या ये तरीके आज भी इस्तेमाल होते हैं? हाँ, भारत के अलग अलग हिस्सों में इसके कई पारंपरिक तरीके आज भी मौजूद हैं। जैसे राजस्थान में कृषि क्षेत्रों में तटबंधों वाले खादीन और पीने के पानी के लिए भूमिगत गोलाकार टांका मैंने सुना इसके बारे में। बिहार में बाढ़ के पानी का उपयोग करने वाली पारंपरिक सिंचाई प्रणालियां हैं, आहर और पाइन। मेघालय में बागानों की सिंचाई के लिए बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है। बांस से सिंचाई, ये तो बहुत अनोखा है ना? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में छोटे मिट्टी के चेक डैम बुंदी हैं। महाराष्ट्र में भी राजस्थान जैसी खादन प्रणाली है। और तमिलनाडु में तो सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन कानूनी रूप से अनिवार्य है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा कदम है। ठीक है, अब कुछ और आधुनिक तकनीकों पर आते हैं। बिल्कुल। आधुनिक तकनीकों में सबसे पहले आती हैं सूक्ष्म सिंचाई तकनीकें, माइक्रो इरिगेशन।
इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें एक है ड्रिप सिंचाई, जो सीधे पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाती है और बर्बादी को कम करती है। दूसरी है स्प्रिंकलर सिंचाई, जो बारिश की तरह पानी का छिड़काव करती है। और जो पानी इस्तेमाल हो चुका है उसका क्या? हाँ, वो है जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज। इसमें उद्योगों और घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल का उपचार करके उसे सिंचाई, बागवानी या औद्योगिक कूलिंग में उपयोग करना शामिल है। ये बहुत जरूरी है। और वाटरशेड प्रबंधन भी है। यह एक जलग्रहण क्षेत्र में बायोमास और पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मिट्टी और पानी का वैज्ञानिक संरक्षण है। और फसलों के बारे में क्या? हाँ, पानी के प्रति संवेदनशील फसलों को अपनाना, मतलब ऐसी फसल किस्मों को चुनना जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे सूखे क्षेत्रों में गन्ने के बजाय बाजरा उगाना। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि जल संसाधन जीवन, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सतत विकास के लिए उनका विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण अनिवार्य है। इस कीमती संसाधन की रक्षा और बुद्धिमानी से प्रबंधन करना सरकार, समुदायों और हर एक व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि वर्षा जल संचयन जैसे पारंपरिक तरीके स्थानीय स्तर पर प्रभावी हैं और बड़े बांधों के अपने महत्वपूर्ण नुकसान हैं। ऐसे में भारत के भविष्य के लिए बड़े पैमाने के बुनियादी ढांचे और समुदाय आधारित संरक्षण के बीच वो आदर्श संतुलन कैसा दिखना चाहिए?